की जिसकी गर्दन चीन ने मरोड़ दी है। अपनी एक गलती के कारण पाकिस्तान चीन के जाल में फंस गया है और अब वो इससे निकल नहीं पा रहा है। इसके कारण पाकिस्तान को अपने ही लोगों की जिंदगी जहन्नुम बनानी पड़ रही है। आखिर पाकिस्तान ने क्या गलती की है और वो कैसे चीन के चंगुल में फंस गया है, इसे लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान फंस चुका है, घिर चुका है, अपने ही बुने जाल में उलझ चुका है। पाकिस्तान की बर्बादी अब पक्की है, उसका दिवालिया होना तय है। दुनिया की कोई ताकत अब इस मुल्क को बचा नहीं सकती। पाकिस्तान की सारी होशियारी, उसकी सारी चालाकियां, सारी पैतरेबाजियां धरी की धरी रह गईं। मतलब इस मुल्क के विनाश का काउंटडाउन चालू हो चुका है और उसकी एक वजह तालिबान, टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अलावा इसका दोस्त चीन भी बनने वाला है, क्योंकि शहबाज जिनपिंग के जाल में फंस गए। फटेहाल, भुखमरा, कंगाल पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने का सपना देख रहा है। देश में महंगाई की मार है, रोजगार नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं, लेकिन ये मुल्क अपनी नौसेना का विस्तार करने में लगा है। इस्लामाबाद की यही महत्वाकांक्षा देश पर भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान ने 50 जहाजों वाली नौसेना बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हंगोर श्रेणी की पनडुब्बियां और जिन्ना श्रेणी के युद्धक जहाज शामिल हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि नेवी को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा ही नहीं है। वो चीन के सहारे चल रहा है, जो उसका कर्ज संकट बढ़ा रहा है, उसे अपने जाल में फंसा रहा है। चीन पाकिस्तान गलियारे के एक महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में बीजिंग ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में भारी निवेश किया है। पाकिस्तान की नेवी के विस्तार में चीन की दिलचस्पी इसी ग्वादर पोर्ट के रणनीतिक महत्व को लेकर है। ये पोर्ट बीजिंग को अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट दोधारी तलवार बन गया है। ग्वादर पोर्ट के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। ये परियोजना बलूच अलगाववादी समूहों को निशाने पर रही है। बलूचिस्तान में भारी बेरोजगारी और संसाधनों के दोहन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक चाइना के साथ में सीपेक, जो तकरीबन 2200 किलोमीटर बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, और दूसरा जो गुदार सिटी है, जहाँ पे पोर्ट बना रहे हैं चाइना की मदद से। चाइना वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी को बना रहा है, जहाँ तकरीबन 5 लाख लोग रहेंगे और वो केवल और केवल चाइनीज़ होंगे और चाइनीज़ के साथ काम करने वाले। लोकल्स को उसका किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो लोकल थे बड़े पैमाने पर फिशिंग करते थे। चाइना जो है अपने ट्रॉलर्स को इस्तेमाल करता है, वो मछलियों के अलावा उनके मछलियों के अंडों को भी ले चुरा रहा है। ऐसे में वहाँ पे हर प्रकार की जो मछलियाँ उनकी कमी हो रही है। नेवी को बढ़ाने का पाकिस्तान का फैसला उसके अपने ही लोगों पर भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान का रक्षा बजट बढ़ता जा रहा है। आम पाकिस्तानी IMF के बेल आउट पैकेज के चलते लगाए गए भारी टैक्स की मार झेल रहा है, जबकि सेना को वित्तीय छूट हासिल है। यही स्थिति रही तो ग्वादर पोर्ट के चक्कर में पाकिस्तान कर्ज के भंवर में डूबता चला जाएगा और पूरी तरह चीन के जाल में उलझ कर रह जाएगा। पाकिस्तान की मौजूदा सरकार, इससे पिछली सरकार, पाकिस्तान का ISI और आर्मी सब के सब चीन की चाल में बुरी तरह फंस गए हैं। सीपेक जो है किस्म से संघ प्रोजेक्ट है, उसमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, ना तो बलूचिस को, ना पीओके के लोगों को, ना सिंध के लोगों को। ऐसे में हर प्रकार से उसकी वजह से बड़ी नाराजगी है, लोगों को बड़ा गुस्सा है, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है। और चाइना ने इतने बड़े पैमाने में पाकिस्तान को इंडेटेडनेस में कर दिया है कि वास्तव में वो कह रहा है कि हम गुदार को तो 40 साल के लीज पे ले लिया है। कह रहा है कि बलूचिस्तान में BLA के खिलाफ कार्रवाई करने से, अपने सीपेक को कायम करने के लिए, इंजीनियर्स को बचाने के लिए वो अपनी 2 डिविजन्स भी वहाँ लगाना चाहता है। और अगर पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया तो वास्तव में उनकी नेशनल आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी। ये तमाम चीज़ें को निकालते हुए साफ तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान जो है चाइना के चुंगल पे बहुत बुरी तरह से फंस गया और उसको समझ नहीं आ रहा इससे कैसे निकला जाए। मतलब साफ है, दिखावे और भारत से कंपटीशन के चक्कर में शहबाज सरकार अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है, जिसमें वो अपने साथ साथ अपनी आवाम को भी धकेल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो चर्चा अब आंख कान खोल के मैं जिन्ना लैंड की। मुजाहिद जाफरी पाकिस्तानी पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं किरोड़ी सिंह के पास चलूंगा। किरोड़ी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान चीन के जाल में उलझता जा रहा है? क्योंकि ये कहा जाता है कि किसी को भी अगर बर्बाद करना हो तो उसे कर्ज तले दबा दो, कर्ज के बोझ तले दबा दो। इसलिए भी क्योंकि चीन या तो डर दिखा रहा है या बहुत ज्यादा ख्वाब दिखा रहा है और उसकी पाकिस्तान की कई महत्वपूर्ण चीजों को अपने कब्जे में लेता जा रहा है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सीपैक ग्वादर बंदर। किरोड़ी सिंह जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? लगता है किरोड़ी सिंह जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं मुजाहिद जाफरी साहब हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनके पास चलूंगा। मुजाहिद साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वही सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि चाइना पाकिस्तान को अपने चंगुल में लेता जा रहा है और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर वो दूसरों को निशाना बना रहा है? मैं अगर आपका सवाल सही तरह समझा हूं तो आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव देख रहे हैं इस चीज का, और आपका उस पर्सपेक्टिव से देखना आपके लिए दुरुस्त है, क्योंकि आप को इसी अंदाज से देखना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इसे किसी और अंदाज से देखता है। देखिए, हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है और वो अपने इंटरेस्ट वॉच करता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है, करना चाहिए। जो बाशऊर हुकूमत है वो हमेशा अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट है उन्हें वॉच करती है। पाकिस्तान भी अपने इंटरेस्ट वॉच करके चाइना के साथ सीपैक का मुआहदा किया। और आप देखें कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो या इवन कोई भी दुनिया का मुल्क हो, दुबई ले ले, अभी कहाँ पहुंच गया है दुबई, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी भी मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होती है। खासतौर पर ऐसे ममालिक जो पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक हैं, तो इनके लिए बड़ा जरूरी है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनकर बहुत, जब ये केस हुआ था तो बहुत बुरा लगा था और आज मन को एक थोड़ी सी संतुष्टि। जी मुजाहिद साहब बोलिए, आप अपनी बात कीजिए। कोई और आवाज आ रही है? ये दरमियान में कोई आवाज आ गई तो मैं जी, अचानक से कोई आवाज आ गई थी। जी होता यूं है कि ममालिक जो है, जितने भी देश हैं, वो अपने अपने इंटरेस्ट जो है वो वॉच करते हैं और करना भी चाहिए। पाकिस्तान ने अगर चाइना के साथ को मुआहदा किया है तो पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट वॉच करके मुआहदा किया है। इससे किसी दूसरे को मेरा ख्याल है इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सॉरी और जहां तक आपकी बात रही कि चाइना चुंगल में लेता जा रहा है, तो ये आपकी खामख्याली है, गलतफहमी है। और मैं ये सोचता हूं कि इंडियन मीडिया जो है वो ज्यादा प्रोपगेशन पे चलता है। मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं, तो आप प्रोपगेशन पे ही रहते हैं, या इवेंट रिपोर्ट करते हैं या प्रोपगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है आपकी बात किरोड़ी सिंह जी विदेशी मामलों के जानकार हैं, मैं उनके पास चलूंगा, उनसे पूछूंगा। किरोड़ी सिंह जी, आपको क्या लगता है, चाइना जिस तरीके से पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी नज़र, ये तो सबको पता है कि सीपैक पे, उसकी नज़र बंदरगाह पे, उसकी नज़र ग्वादर बंदरगाह पर है, क्या आने वाले समय में इसका फायदा? क्योंकि मुजाहिद जाफरी साहब बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, कि देखिए दुबई में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ तो दुबई कहाँ पहुँच गया, और पाकिस्तान के भी कुछ हित हैं। अगर पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसका फायदा पाकिस्तान का होगा, वहाँ पर उसकी आगाम को होगा। लेकिन चाइना जिस तरीके से इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वाकई उसका फायदा पाकिस्तान को होगा, या आने वाले समय में जो चाइना के मंसूबे हैं वो पाकिस्तान के लिए भारी पड़ने जा रहे हैं? किरोड़ी सिंह जी। देखिए, मैं हमारे जो पाकिस्तानी मित्र हैं उनसे सहमत हूं कि हर देश को अपने देश के हित में, अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की राजनीतिक उत्थान के लिए और अपने देश की संप्रभुता बनाए रखते हुए विकास को अपनी दिशा देना हर देश का अधिकार है, संप्रभुता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सीपैक से क्या पाकिस्तान के आवाम को फायदा हो रहा है, कितना हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का आवाम, अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो बलूचिस्तान में वहाँ के लोग हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वहाँ जो दूसरे हैं, या तो चाइना के कर्मचारी आ रहे हैं या पाकिस्तान के दूसरे क्षेत्र से आ रहे हैं, इसलिए बलूचिस्तान के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ से अगर सीपैक जा रहा है
तो हम लोगों को फायदा मिलना चाहिए। तो ये उनकी एक जेन्युइन डिमांड है और ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, पाकिस्तान को ये देखना चाहिए। लेकिन एक हम अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देखें तो अमेरिका की नीति यह है कि अभी ट्रंप साहब ने एक बात कही है कि अमेरिका की नीति अभी तक ठीक नहीं रही है। उन्होंने कहा है कि चीन और रशिया प्राकृतिक दुश्मन हैं, लेकिन अमेरिका की पॉलिसी इतनी गलत रही कि दोनों दोस्त हो गए। इसी तरह से अब अमेरिका की नीति ये होगी कि चीन का प्रभाव पाकिस्तान में कम कैसे किया जाए। और शायद वर्ल्ड बैंक ने इसीलिए $50 बिलियन का 40 बिलियन है, 50 बिलियन 40 बिलियन है शायद, वो पैकेज अप्रूव कर दिया है। और उससे पाकिस्तान के विकास में चीन के अलावा ज्यादा मदद मिलेगी, तो इससे चीन का प्रभाव कम हो। तो अमेरिका ये चाहेगा कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान में चीन का प्रभाव जो हो रहा है आर्थिक विकास के चीन की भागीदारी से, उसको कम किया जाए। तो जो सुपर पावर है उसका इंटरेस्ट है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जिस तरह से चीन के प्रभाव में है उससे निकालने का प्रयास अमेरिका करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान का सोवरेन राइट है कि वो किससे कितना पैसा लेता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये उसका अधिकार है। मुजाहिद जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद है। जाफरी साहब, सबसे ज्यादा विरोध तो बलूचिस्तान से हो रहा है। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है बंद हो गई है। मैं रिकनेक्ट करता हूँ आपके पास 2 मिनट में। जी आराम से आइएगा, क्योंकि किरोड़ी साहब सबसे ज्यादा तो बलूचिस्तान में विरोध हो रहा है। बलूचिस्तान में लगातार वहां के लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी जो संपदा है, जितने भी संसाधन हैं, उनका इस्तेमाल बलूचिस्तान से कर रहा है। और या तो वो सीधा इस्लामाबाद पैसा लेके जा रहा है, बलूचिस्तान में उसका उपयोग ही नहीं हो रहा। और यही कारण है कि वहां के लोग सड़कों पर उतर कर आए हैं। वो लोग विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान का। बीएलए जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों को मार रहा है, वहां पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उसका भी यही कहना है कि यह पैसा बलूचिस्तान में खर्च नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान में जो सेना और वहां के सियासतदान हैं वो अपनी अय्याशी पर खर्च कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा विरोध अगर बलूचिस्तान में कर रहा है तो उसके मद्देनजर पाकिस्तान को वो भी तो समझना चाहिए। मुजाहिद साहब ये कह जरूर रहे हैं कि साहब ये तो एफडीआई आएगी तो पाकिस्तान के हित की बात होगी, लेकिन इसका विरोध तो पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं ना, बलूचिस्तान के लोग ही कर रहे हैं। किरोड़ी साहब। हाँ जी, देखिए पाकिस्तान में भी पाकिस्तान 47 में बना और धर्म के नाम पे पाकिस्तान को बनाया गया। और जो अलग अलग राष्ट्रीयताएं थी, जैसे सिंधी थे, बलूच थे, पख्तून थे, पंजाबी थे, उनको एक देश के रूप में बनाने में पाकिस्तान को प्रारंभ से ही दिक्कत रही है जी। और फिर आर्थिक विकास की दृष्टि से किसी क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ, किसी क्षेत्र का कम विकास हुआ, तो उसकी वजह से स्वाभाविक रूप से आवाम की ग्रीवेंसेज होती हैं। और आर्थिक विकास की में असमानता की वजह से ही इस पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का उदय हुआ। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में जो आंतरिक असमानता है उसकी वजह से वहां के लोग डिमांड कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का विरोध नहीं है उनका, वो ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में अगर कुछ रिसोर्सेज हैं तो हमें भी फायदा मिलना चाहिए। और इसका जो अंतिम परिणाम हो रहा है वो राजनीतिक अस्थायित्व की तरफ जा रहा है। अस्थायित्व यहाँ तक कि कुछ हिंसक गतिविधियां भी हो रही हैं, जैसे बलूच नेशनल आर्मी है या टीटीपी है। तो इस तरह के संगठन वहां पे एक्टिव हो गए हैं, जिससे एक हिंसा का वातावरण बन रहा है। और इसके सबसे बड़ा कारण यह है कि वहां प्रजातांत्रिक संस्थाएं अच्छी तरह से मजबूत नहीं हो पाए हैं। और प्रजातांत्रिक संस्थाएं मजबूत नहीं हुई तो सेना की भूमिका बढ़ जाती है। तो इस तरीके से मैंने अभी कुछ समय पहले दूसरी इश्यू पे आपको कहा था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो प्रजातंत्र का स्वरूप है वो एक संक्रमणकालीन है, उतना स्थायी प्रजातंत्र नहीं है। उसकी वजह से राजनीतिक संकट भी है और आर्थिक दृष्टि से भी वो एक तरह का इंक्लूसिव मॉडल होना चाहिए डेवलपमेंट का, वो नहीं डेवलप कर पा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो देखिए किसी भी देश के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो, किन शर्तों पे हो, उसका प्रभाव कितना हो,
क्या वो आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, ये उस देश के हुक्मरान को डिसाइड करना है कि ये उस अगर देश के हुक्मरान को डिसाइड करना। मुजाहिद जाफरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। मुजाहिद साहब, सबसे ज्यादा विरोध तो बलूचिस्तान से हो रहा है। बलूचिस्तान के लोगों का कहना ही है कि भाई हमारी यहाँ की संपदा, हमारे यहाँ के संसाधन, उनका इस्तेमाल हमें ही नहीं मिल पा रहा, और वहीं की आवाम अगर इस बात का विरोध कर रही है तो फिर किस चीज का फायदा, किस एफडीआई का फायदा? मैंने फिर कहा कि आप प्रोपोगेशन पे चलते हैं। बलूचिस्तान के एक बहुत छोटे से इलाके में प्रॉब्लम्स चल रही हैं जी। आप तस्वीर को एक्यूरेट एविडेंस की बुनियाद पर देखा करें। ये वो इस किस्म के जो हमले हैं, प्लान हमले या गोरिल्ला अटैक्स कोई नए नहीं हो रहे पाकिस्तान में। ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये हो चुके हैं। इनको कॉर्डन ऑफ किया है, आहिस्ता आहिस्ता ये स्क्वीज होते होते बॉर्डर लाइन के करीब चले गए हैं। तो ये मैं ये नहीं कहता कि अटैक्स नहीं हो रहे। बलूचिस्तान के एक छोटे से एरिया में प्रॉब्लम है, बाकी वहां इलेक्शंस भी होते हैं पूरे बलूचिस्तान में, वहां से नुमाइंदे भी मुंतखब होकर असम्बलियों में जाते हैं। अब वो क्यों भूल जाते हैं? तो जो प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट या सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो एड्रेस कर रही है। वो अगेंस्ट, अगर आप याद रखें तो वो अगेंस्ट सीपैक अटैक नहीं हो रहे, बहुत से और उसमें फैक्टर्स शामिल हैं। मजहबी इंतहा पसंदी है, दहशत गर्दी है, अफगान तालिबान है, सब चीज मिक्स है। और साथ साथ प्रॉक्सी वॉर भी है मेरे भाई, जो आपकी तरफ से लड़ी जाती है, जो हमारी तरफ से भी लड़ी जाती है। तो प्रॉक्सी वॉर की वजह से भी ऐसी चीजें क्रिएट होती है। ये कोई इफेक्ट नहीं कर पाती है फॉर द टाइम बिंग। सिक्योरिटी के मसाइल होते हैं लेकिन वो हल हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पाकिस्तान ने चाइना के साथ सीपैक का या बाकी जो जो मुआहदे किए, मेरे भाई वो सोचना पाकिस्तान के लीडर्स और पाकिस्तान की कौम का काम है। कोई दूसरा इसके बारे में सोचकर ये राय काम करे कि पाकिस्तान फंस रहा है, तो मैं इससे जहालत से ज्यादा कुछ नहीं मानता मेरे भाई। नहीं, लेकिन हम चिंता इसलिए भी व्यक्त कर रहे हैं ना, आपने चूंकि बॉर्डर की बात की, आपने सीमाओं की बात की, तो तालिबान आपकी सीमाओं में घुसा हुआ है। ये भी आपकी गलतफहमी है मेरे भाई। आप लोग फैक्ट, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि आप लोग फैक्ट से बहुत दूर हट के बात करते हैं। ये तकरीबन बॉर्डर लाइन आपने कभी देखी है? अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर लाइन, मैं वो ये 3200 किलोमीटर की लाइन है जी, डूरंट लाइन की बात कर रहा हूं। 200 किलोमीटर। इसमें से तकरीबन मैं 2700-2800 किलोमीटर घूम चुका हूं जी भाई। बहुत छोटे छोटे कॉर्नर्स में प्रॉब्लम है, उनके पीछे पूरी या पॉलिटिक्स है किसी तरह की, नेशनल इंटरनेशनल या प्रॉक्सी वॉर है साहब। छोटे छोटे कॉर्नर में प्रॉब्लम है, छोटे छोटे कॉर्नर में प्रॉब्लम है, लेकिन आपके परमाणु संयंत्र के कर्मचारियों को अगवा कर तालिबान ले जाता है, आपके घुसकर आर्मी स्कूल पर हमला कर देता है, आप पाकिस्तानी सैनिकों को मार देता है। ये तो बहुत मुझे लगता है बड़े बड़े विषय, छोटे छोटे नहीं। अपना सवाल दोबारा फ्रेम कीजिएगा। आपने कहा कि छोटे छोटे कॉर्नर में, छोटे छोटे जगहों पर यह विषय है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमाणु संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को, वैज्ञानिकों को उठा कर ले जाता है, और वो वीडियो जो जारी हुआ वो भी आप देखते हैं। आर्मी स्कूल में भीतर घुसकर आर्मी स्कूल के बच्चों पर हमला कर देता है, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। सैनिकों पे, जो आपकी चौकी है, चौकी में सैनिकों को मार देता है पाकिस्तान को। ये तो बड़े बड़े विषय हो गए ना। अर्ज सुन ले, मैं इससे पहले आपको अर्ज कर चुका हूं कि पूरे पाकिस्तान में अटैक्स हुए हैं। सिर्फ वो कॉर्नर नहीं, उन्हें स्क्वीज किया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, लोग ट्रेस किए हैं, गिरफ्तार किए हैं, उनको सजाएं दी हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से डील किया है सिक्योरिटी एजेंसीज ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और उनको कॉर्नर करके बॉर्डर लाइन के परे तक ले गए हैं, और ये बड़ी कामयाबी है मेरी नजर में। जहां तक गड़बड़ की बात है, तो मेरे भाई मैंने आपसे अर्ज की कि आपके यहाँ मुंबई अटैक्स हुए, तो क्या उसमें कोई इंडियन शामिल नहीं था? था ना, कोई ना कोई इंडियन उसमें लोकल शामिल हुआ, तो ये नेटवर्क कंप्लीट हुआ मेरे भाई। इसी तरह दुनिया आपने में बताया ही नहीं, आपने बताया नहीं कि कौन इंडियन शामिल था, कौन आपके यहाँ बात कर रहा था, आपने बताया नहीं, क्योंकि जितने लोग जो शामिल थे वो उनको आपने दिया ही नहीं। हजूर मेरी बात, भारत मांग रहा था, भारत की एजेंसी मांग रही थी, आपने उनको सौंपा ही नहीं। अगर उनको सौंप लिया जाता तो वो सारे नाम भी आ जाते। मेरे भाई आप एक सवाल का जवाब ले ले, उसके बाद दूसरा सवाल करें तो मैं आपको जवाब दे सकूंगा। मैं जो जिम्मेदार थे भारतीय एजेंसियों ने जो इंटरसेप्ट किए, उसमें जो पाकिस्तान की सरजमी पर बैठे लोग थे, उनको आप अगर दे देते ना,
तो वो सारे नाम भी निकल कर आ जाते। मेरी अर्ज सुने आप। फिर मैंने वही अर्ज की कि आप प्रोपगेशन पर चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन पर, एविडेंस पर नहीं चलते। एक चीज तो आपने मान ली, एक चीज तो आपने मान ली कि मुंबई में जो हमला हुआ उसमें कुछ इंडिया के लोग भी शामिल थे, तो जो मेन कल्प्रिट है, जो साजिश करता है, वो तो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ था ना, वो तो पाकिस्तान में ही बैठा हुआ था। और हमारी एजेंसियां मांग रही हैं, आप उन्हें दे ही नहीं रहे। जब अमेरिका का दबाव पड़ता है तो कुछ समय के लिए सलाखों के पीछे चले जाते हैं, उसके बाद वो सड़कों पर घूमते हुए नजर आते हैं। आपने मुकम्मल कर लिया सवाल अपना? बिल्कुल मुकम्मल है। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। 3 ले लीजिए। इजाजत दें तो मैं बोलूं? 3 ले लीजिए। जी मेरे भाई, तो चीज होती है एविडेंस बेस। जब तक आप किसी चीज का एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते, आपको स्टेट टू स्टेट उसका उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये याद रखिएगा, ये स्टेट्स के दरमियान मुआहिदा होता है एविडेंस के। अगर वो एविडेंस देते दे तो दिया, इंटरनेशनल लेवल पर एविडेंस दे दिए गए हैं, बंदा ले सकते, बातचीत दे दी गई है, इंटरसेप्ट दे दिए गए हैं। अरे मेरे भाई, मैं 26 आप तो कसाब को ही मानने को तैयार नहीं है कि कसाब पाकिस्तान का आदमी है। आपने तो कसाब को पहचानने से इनकार कर दिया, आपने मना कर दिया कि ये पाकिस्तान का है ही नहीं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, मेरा जवाब कंप्लीट हो जाएगा। अगर बहस करनी है तो आपने ऐसी बात कर दी थी तो मुझे बोलना पड़ा मुजाहिद भाई, किसी को कुछ समझ नहीं मुझे बोलना पड़ा मुजाहिद भाई, हो जाएगी। जी मेरे भाई, मुझे आपने ऐसी बात कर दी थी तो मुझे बोलना पड़ा कि आपने तो कसाब से ही इनकार कर दिया कि पाकिस्तानी नहीं है। अरे मेरे भाई, मैंने तो नहीं इनकार किया। आपने कब कहा कि मैंने कब कहा? आपकी सरकार जिसका आप सबूतों की बात खड़े जाते हैं। यही मैंने आपसे बात किया कि आप इंडियन जर्नलिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के कोर्सेज करें, ताकि आपको पता चले कि एविडेंस के साथ बात किए बगैर हवा में बात करना एक रेडी वाले का काम है भाई, जर्नलिस्ट का काम नहीं है। अच्छा, तो जो भारत सरकार ने, भारत की एजेंसियों ने जो तमाम सबूत पाकिस्तान को दिए हैं, उनके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि मुंबई हमला पाकिस्तान में बैठे, सरजमी पर बैठे लोगों ने किया। अरे आपके पाकिस्तान में तो लादेन बैठा हुआ था, आपके पाकिस्तान में लादेन बैठा हुआ था। अमेरिका के सैनिक आए और लादेन को लाद कर ले गए। अब आप कहते हैं कि साहब पाकिस्तान की सरजमी पर आतंक का इस्तेमाल नहीं होता है, उस पर कुछ कहेंगे? आपने कर ली तकरीर खत्म अपनी, अब इसी का जवाब सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रमाण पत्र में भी हजूर आप दूसरे की बात सुनने का हौसला तो रखा करें। गलत ही कहूं चाहे मैं, लेकिन 2 मिनट मेरी गलत बात सुन ले और फिर उसको काउंटर कर दे कि ये गलत है। आप सबूत मांग रहे हैं, हम सबूत दे दे के परेशान हो गए। अरे भाई, नहीं दिए तभी नहीं मिले ना। अरे कमाल कर रहे हैं, आपके कहने से होगा क्या? अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सबूत रखे गए हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। आप अभी तक नहीं मानते, आप इस बात को मानते ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग भेजे जाते हैं आतंकवादी, उनको पाकिस्तान की सेना ट्रेन करके भेजती है। आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है। भारत में मुंबई का जो हमला हुआ, संसद में जो हमला हुआ, वो पाकिस्तान की सरजमीन में बैठे लोगों ने किया। आप इस बात को मानने तैयार नहीं है। तमाम सुरक्षा भारत सरकार की एजेंसियों ने वो सबूत भी दे दिए हैं, आप मानने को तैयार नहीं है। भारत की एजेंसियों ने आपको सबूत दे दिए कि मुंबई बम धमाकों का सबसे बड़ा आरोपी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है, आप मानने को तैयार नहीं है। तमाम तस्वीरें उसकी जारी